हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी हब। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं जो आपका सब्जेक्ट सोशल साइंस यानी कि सामाजिक अध्ययन हो जाता है, इसका जो 2019 का पेपर है उसको सॉल्व करेंगे। जो आप जानते हो आप लोगों के लिए कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं और इससे आइडिया भी हमें लग जाता है कि इतने समय में हमें इतने क्वेश्चंस करने हैं। जैसे आपको 2 घंटे में आपको कितने क्वेश्चंस करने हैं, तो 40 क्वेश्चन करने हैं, जिसमें आपके क्या कितने कैसे कैसे हो जाते हैं उस पर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आपके जो बहुविकल्पी टाइप क्वेश्चंस हो जाते हैं तो वो हो जाते हैं 1 to 15 क्वेश्चंस हो जाते हैं। कौन से? तो बहुविकल्पी टाइप क्वेश्चंस हो जाते हैं। उसके बाद 16 to आपका 30 जो क्वेश्चंस हो जाते हैं वो आपके अति लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस होते हैं, और आपके 31 to 40 तो ये क्वेश्चन आपके लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस हो जाते हैं। इनको आपको कितने टाइम में सभी चीजों को करना है अच्छे से, तो आपको 2 घंटे का समय मिलता है, ठीक है ना। तो आप कहेंगे कि मैम इसमें अच्छा 2 घंटे का टाइम, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो आपका जिसमें 18 क्वेश्चंस होते हैं, जैसे आपका साइंस का पेपर हो गया, मैथ का हो गया, तो इनमें आपको 1 घंटे का टाइम मिलता है, और इसमें जो आपके क्वेश्चंस हो जाते हैं वो होते हैं आपके 18, है ना। और जो आपका 2 घंटे का पेपर होता है उसमें आपके क्वेश्चंस होते हैं 40। तो इस तरह से डिवाइड होता है कि यानी 1 to 15 आपके बहुविकल्पी टाइप क्वेश्चंस होते हैं, 16 to 30 आपके कौन से हो जाते हैं, तो अति लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस हो जाते हैं, और 31 to 40 आपके कौन से हो जाते हैं, तो लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, आज जो क्वेश्चंस है वो हम इन दो जो आपके हो जाते हैं जैसे विकल्पी टाइप और अति लघु उत्तरीय टाइप, इनको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। इनको कंटिन्यू करेंगे, और जो आपके लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस बचेंगे उनको हम सेकंड पार्ट में कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि क्लास ज्यादा लेंथी हो जाएगी। और लेंथी क्लास आप लोग क्या करते हो, थोड़ा सा एक्टिव ना रह के ऐसा होता है, ज्यादा देर पढ़ते पढ़ते आप लोग पैसिव हो जाते हो, है ना, ये चीज होती है थोड़ा सा। तो आप लोग एक लेंथ पढ़ते हैं, तो इसलिए थोड़े छोटे ही क्लास लेकर चलते हैं। हालांकि पढ़ना आप ही को है, आप एक क्लास में पढ़ लें तो वही चीज है, 2 क्लास में पढ़े तो वही चीज है, लेकिन हाँ ऐसा होता है कि छोटी क्लास देख के अरे हाँ थोड़ा सा है तो पढ़ लेते हैं, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चीजें पढ़ लेंगे, वो भी चीज सही है, इसलिए हमने डिवाइड कर दिया। और जितने भी इस तरह के जैसे आपका हो जाता है, ये आपका सब्जेक्ट जो है सोशल साइंस, इसमें जितने भी पेपर सॉल्व कराएंगे तो 2 पार्ट में ही हम लेकर आएंगे, एक में बहुविकल्पी और अति लघु उत्तरीय टाइप, और एक में आपका हो जाएगा लघु उत्तरीय टाइप, ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को ये चीज भी समझ में आई होगी, और ये चीज भी इससे भी आप सहमत होंगे कि हाँ मैम सही है, ऐसे सही रहेगा, है ना। तो यहाँ पर ये चीज हो गई। अब हम बात कर लेते हैं कि आपको जो ये टॉपिक है इनको क्लियर हम करते हैं। सबसे पहले हम क्या क्लियर करते हैं, टॉपिक्स को क्लियर करते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। हालांकि ये जो टॉपिक्स हम लेकर आए हैं ये आपकी जो क्वेश्चन पेपर है उसमें से हमने उठाए हैं, ठीक है। तो कुछ टॉपिक्स पर आज डिस्कस करेंगे, कुछ टॉपिक्स पर हम कल डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहले ग्रीन हाउस गैसें हो जाता है। तो जो ग्रीन हाउस गैसें हैं, तो ऐसे अगर क्वेश्चन आ जाता है कि ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी होती हैं, नाम लिखे। मान लीजिए आपका बहुविकल्प अति लघु उत्तरीय टाइप में आ गया, तो आपको तो नाम लिखने रहेंगे, अगर बहुविकल्पी में है तो छाटने रहेंगे। यानी कहने का मतलब यह है कि आपको एकदम से चीजें क्लियर होनी चाहिए। तो हम इसमें एक ट्रिक लगाएंगे, ट्रिक के माध्यम से इसको हम अच्छे से समझ लेंगे। तो ट्रिक एक हो जाती है ओ मीना का जलवा, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, जो ओ से आपका हो जाता है वो कौन सा हो जाता है, तो ओ से आपका हो जाता है ओजोन, यहाँ पे लिख देंगे ओ से आपका हो जाता है ओजोन। और आपका मीना में माँ से आपका क्या हो जाता है, मीना में आपका माँ से हो जाता है मीथेन। क्या हो जाता है, तो हो जाता है मीथेन, और सॉरी यहाँ पे ना मीथेन, ठीक है ना। और ये जो ना मीना का जो ना बच्चा, इसमें क्या होगा, तो इसमें आपका हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड। क्या हो जाएगा, तो नाइट्रस ऑक्साइड। और आपका जो ये का है ना, ये जो आपका का है, तो इससे क्या होगा, इससे होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होगा, लिख देते हैं हम फ्लोरो कार्बन
और आपका क्या रहेगा, और आपका रहेगा कार्बन डाइऑक्साइड लिख लेते हैं, है ना, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है आपसे कार्बन डाइऑक्साइड, या अभी चलिए इस पर डिस्कस करते हैं, पहले हम लिख देते हैं, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब यहाँ पे ओ मीना का इतना तो हो गया। अब यहाँ पे बचा जलवा, है ना, तो जलवा से आपका हो जाता है जल वाष्प। क्या हो जाता है, तो जल वाष्प हो जाता है। तो इस तरह से जो आपकी गैसें हो गई, ओ से ओजोन, और मीना से मीथेन, और आपका हो जाता है नाइट्रस ऑक्साइड, ये यहाँ पे नाइट्रस ऑक्साइड, और का से आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड, और जलवा से जलवाष्प हो जाता है। तो आई होप आप लोगों को ये चीज भी बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, और ये ट्रिक भी आप जब लगाएंगे तो आपको देखना कितना बेनिफिट मिलेगा। अब उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। अब हम देखते हैं वेदों की संख्या। तो वेदों की संख्या, हालांकि ये आपको पता होगा, लेकिन हम फिर भी इस पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो जो वेदों की संख्या हो जाती है, वेदों की संख्या टोटल कितनी है, तो वेदों की संख्या आपकी हो जाती है 4। और कौन कौन सी हो जाती है, तो ऋग्वेद हो जाते हैं, ऋग्वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद हो जाता है, और आपका यजुर्वेद हो जाता है, यजुर्वेद हो जाता है, और आपका कौन सा हो जाता है, सामवेद हो जाता है, कौन सा हो जाता है, सामवेद हो जाता है, और आपका कौन सा हो जाता है, अथर्ववेद, अथर्ववेद हो जाता है। अब अगर इस पे बात की जाए तो जो ऋग्वेद है ये कौन सा है, ये सबसे पुराना वेद है। क्या है ऋग्वेद जो आपका है, तो ये आपका हो जाता है सबसे पुराना वेद, सबसे पुराना वेद ये हो जाता है। अब बात करें यजुर्वेद की, अगर हम बात करते हैं तो गद्य और पद्य ये दोनों में है। किसमें है, तो गद्य और पद्य ये दोनों में हो जाता है। उसके बाद अगर हम सामवेद की बात करते हैं तो धुनों और मंत्रों का ये समूह है। किसका है, तो धुनों और मंत्रों का समूह है। तो इस तरह से गीतों का योग भी हम इसको कह सकते हैं। किसको कह सकते हैं, तो गीतों का योग भी हम कह सकते हैं, गीतों का योग भी हम कह सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, ये धुनों और मंत्रों का समूह हो जाता है। उसके बाद आपका अथर्ववेद है, तो अथर्ववेद में देवता हो जाते हैं, ब्रह्मांड है, और आपका ज्योतिष, गणित, रसायन, ये सभी इसमें, और भी बहुत सी चीजें हैं। तो ये अथर्ववेद यहाँ पे भी थोड़ा लिख देते हैं, जैसे देवता, ब्रह्मांड, अथर्ववेद में है देवता, और आपका क्या हो जाता है, ब्रह्मांड, और क्या हो जाता है, और आपका हो जाता है गणित, रसायन, गणित, और क्या हो जाता है, और रसायन हो जाता है। इस तरह से ये सब चीजें हो जाती हैं। तो आप कहोगे कि मैम क्या आपने तो एक वेदों की संख्या सिर्फ पूछा था, आपने इतना डिटेल में बता दिया। तो जी हाँ, बिल्कुल, ये पॉइंट्स हम इसलिए डिस्कस करते हैं कि कोई भी चीज ना छूटे, चाहे जितना भी घुमा फिरा के क्वेश्चन कर ले तो आप लोग उसका आंसर कर लो। क्योंकि कहते हैं कि अगर आपने अति लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस 2 आपने कंप्लीट किए तो एक आपका लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस तैयार हो जाता है। और अगर आपने पॉइंट्स को अच्छे से समझ लिया और हमने आप उसको डिस्कस किया और आपने समझा, तो आप चाहे वो बहुविकल्पी टाइप क्वेश्चन हो, अति लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चन हो, लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चन हो, आप सही कर पाएंगे अच्छे से। इसलिए ये कोशिश रहती है कि कोई चीज ऐसी जो इम्पोर्टेंट है वो छूटे ना, है ना, और बहुत लेंथी भी नहीं लेकर चलते हैं कि जिससे आप लोग बोर हो जाएं और कहें ये तो एग्जाम में आएगा नहीं है। ऐसा नहीं है, जो चीज हम बताते हैं वो एग्जाम के पर्पज से ही है और एग्जाम के लिए ही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप इसको नोट डाउन कर ले और हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और अगर कहीं पे नोट डाउन करना है तो वीडियो को रोक के भी आप लोग क्या कर सकते हैं, उसको नोट डाउन कर सकते हैं। थोड़ा स्लो मोशन में कर दें, उसको रोक दे, इस तरह से। तो वर्क जिसको करना होता है वो हर तरह से कर लेता है, और जिसको नहीं करना होता है तो उसके पास तो 50 बहाने होते हैं, है ना। बाकी आप लोग उनमें से नहीं है जो बहाने बनाए, क्योंकि आप सभी को पता है कि हमारा फ्यूचर किससे ब्राइट होगा। फिर उसके बाद है सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है। अब यहाँ पे बड़ी कंफ्यूजन होती है कि कौन सा ग्रह नजदीक है, कौन सा ग्रह दूर है। कभी कभी उसको एक सीरियल वाइज में लगाना आ जाता है, यानी सीरियल में लगाना आ जाता है कि इसको बताओ इससे बड़ा कौन है, इससे छोटा कौन है। तो आपको जब मतलब ये चीज हो जाती है, आपको
आपको लाइन से लगाना आता है तो कोई सा भी कर ले, सेकंडों में ये वर्क होता है। जब चीजें रटी हुई होती है, रमा होती हैं, रमा का मतलब है आपने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की, उसको समझा, तो आप क्या करोगे कि आपने क्या किया, उससे वर्क किया, ठीक है। जितने भी गिरे हो उनको सीरियल वाइज लिखा और उसमें से जो क्वेश्चन पूछा गया कि उससे बड़ा या उससे छोटा या उसके बाद कौन सा आता है या उससे पहले कौन सा आता है, तो आप उठा के बस वही उसी पर फटाक से वर्क कर देंगे, टिक कर देंगे तो आपका वर्क हो जाएगा। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि आप जो दिनों के नाम होते हैं वहां से स्टार्ट करें। तो जो सूर्य होता है, ठीक है ना, ये सूर्य है, ये तो आपने कहा सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, ये कल की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो इसके सबसे ज्यादा नजदीक की अगर हम बात करें तो बुध हो जाता है। तो हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हम लोग करेंगे स्टार्ट बुध से। तो बुध से हमने स्टार्ट किया, सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह भाई बुध है, ठीक है। अभी छोटे बड़े की तो यहाँ पे बात नहीं हो रही है, वो भी हम बात करेंगे कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, तो बुध है। अब जैसे दिनों के नाम होते हैं, संडे मंडे नहीं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, इस तरह से उसको आप समझे। तो बुध से आप स्टार्ट करें, ठीक है। बुध के बाद क्या आता है, बृहस्पतिवार। तो बृहस्पतिवार को छोड़ दे, क्या करें, बृहस्पतिवार को आप यहाँ पे छोड़ दे, यानी भूल जाए, समझ लीजिए। जो हमने ये इस तरह से हमने स्पेस दे दिया, समझ लो हमने बृहस्पतिवार को छोड़ दिया। तो फिर हमने लिखा शुक्रवार, क्या लिखा, शुक्रवार, तो यहाँ पे शुक्र हो गया। फिर शुक्र के बाद हमने शनि छोड़ दिया। फिर यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे रविवार हुआ, और रविवार को क्या होता है, पृथ्वी पर जितने भी जैसे स्कूल है, कॉलेजेस हैं, ऑफिसेस हैं, सभी बंद रहते हैं। तो यहाँ पे क्या हम लिखेंगे, पृथ्वी, यानी पृथ्वी पर संडे को यानी इतवार को छुट्टी रहती है, उससे हम ले लेंगे कि ये क्या हो गया, पृथ्वी, क्या हो गया, पृथ्वी। अब उसके बाद ये आपने इसको यहाँ पे याद दिलाने के लिए हमने यहाँ पे रविवार भी लिख दिया, है ना। अगर ट्रिक है और जब रमा हो जाएगी आपकी, जब मतलब आपकी हैबिट पड़ जाएगी, तो आप यहाँ पे चीजों को अच्छे से कर पाएंगे। अब उसके बाद यहाँ पे आपका हो जाता है पृथ्वी के बाद यानी रविवार के बाद क्या आता है, तो सोमवार। तो आपने सोमवार यहाँ पे छोड़ दिया, ये जो टिक लगा है इसको समझ ले सोमवार है। और उसके बाद सोमवार के बाद क्या आता है, मंगल। तो यहाँ पे आप लिखेंगे मंगल, ठीक है। फिर उसके बाद मंगल लिखने के बाद आप क्या करेंगे, बुध छोड़ेंगे, क्योंकि बुध यहाँ पे पहले हो चुका है ना। तो मंगल के बाद भाई बुध आएगा, बुध हमने छोड़ दिया और हमने लिखा बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार, बृहस्पति लिख दिया हमने, बृहस्पति। और उसके बाद हमने बृहस्पति के बाद शुक्र आता है, शुक्र को छोड़ दिया और हमने लिख दिया शनि, हमने लिख दिया शनि। देखिए यहाँ पर आ गया। अब अरुण और वरुण बचता है। तो अब आप कंफ्यूज होंगे कि पहले अरुण लिखें या पहले वरुण लिखें। तो इस पर भी हम इसमें भी आपको एक ट्रिक बताते हैं। देखिए छोटा आ, वर्णमाला में आपका छोटा आ पहले आता है क्योंकि वो स्वर होता है, और व्यंजन बाद में आता है। यानी देखिए छोटा आ से आप अरुण लिखेंगे, थोड़ा लेंदी हो रहा है, लेकिन आप ये ना सोचिएगा, क्योंकि हम ये चीज है कि आपके माइंड में छप जानी चाहिए चीजें। एक बार आपने पढ़ा फिर आप कभी भूले ना, ठीक है। तो अरुण है तो इसका जो आ है, यानी ये आ क्या है, तो ये स्वर है, ये क्या है, स्वर है। और वर्णमाला में क्या स्वर क्या आता है, तो पहले आता है। और वरुण जो है वो वरुण में जो वा है तो ये क्या है, ये व्यंजन है। और व्यंजन क्या आता है, ये आता है बाद में। तो इस तरह से इस लिहाज से आप यहाँ पे लिख देंगे अरुण और उसके बाद लिख देंगे वरुण, ठीक है। तो जब ये आपको, हालांकि यहाँ पे टाइम लगा है, जब आप वर्क करेंगे तो आपको टाइम नहीं लगेगा। हम तो इसको सेकंडों में भी लिख देते, अगर समझाना ना होता तो सेकंडों में ये वर्क होता, ठीक है, जिसमें मिनट लगे हैं, मतलब कम से कम 1 मिनट तो लग ही गया है। तो यहाँ पे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण हो जाता है। अब यहाँ पे अगर बात करें कि सबसे छोटा, तो बुध, क्योंकि देखिए बुध में सबसे कम अक्षरों को लिया गया है। का में छुटों की मात्रा धा, बुध। अब देखिए यहाँ पे छुटों की मात्रा भी, का में रा भी, यानी 2.5 अक्षर माने जाएंगे, और ये आधा और ये पूरा। तो इस तरह से ये इसमें ट्रिक लगा सकते हैं कि बुध है तो यानी क्या कर सकते हैं कि बुध सबसे छोटा है। और बृहस्पति जब आप लिखते हैं तब भी बड़ा है और वैसे भी आपका बड़ा है। तो आप इससे कर सकते हो कि जब बृहस्पति लिखते हैं तो बड़ा फैला के लिखना पड़ता है, तो इसी तरह ये सबसे बड़ा भी हो जाता है ना।
और सबसे चमकीला कौन सा हो जाता है, तो शुक्र, शुक्र सबसे चमकीला हो जाता है। तो इस तरह से ये चीजें आपकी क्लियर हो गई। अब उसके बाद चलते हैं जो आपका दिशाएं हैं, इससे रिलेटेड चीजें समझ लेते हैं। इससे रिलेटेड चीजें क्या है कि आपके क्वेश्चन में एक आया है, एक पॉइंट है कि जो उत्तर दिशा होती है वो नीचे होती है। तो जब आपको ये पता होगा, उसमें ये करना है जो गलत है उसको मतलब उस पर टिक करना है कि इसमें ये बताओ क्या गलत है। अब मानचित्र है तो मानचित्र में दिशाएं भी होती हैं, है ना, दिशाएं, दूरी, इन सभी चीजों को मापते हैं, तो ये तो सही हो गया। अब कह रहे हैं कि मानचित्र में जो उत्तर दिशा है वो नीचे की तरफ है, तो आप कैसे इसको छाटेंगे। तो जब आपको दिशाओं के बारे में ज्ञान होगा कि आप इसमें किस तरह से दिशाएं बनाते हैं, कहाँ पे क्या होता है, तभी आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम दिशाओं को समझते हैं। इस तरह से आप एक बना लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे आपका हो जाता है उत्तर और यहाँ पे क्या हो जाता है, दक्षिण। यहाँ पे क्या हो जाता है, दक्षिण। आपके राइट हैंड, जिससे आप पेन पकड़ते हैं, आपको पता है राइट हैंड कौन सा होता है, तो इधर आपका हो जाता है पूर्व, और जो लेफ्ट हैंड होता है, जैसे हम यहाँ पे ऐसे इस तरह से खड़े हैं, तो राइट हैंड की तरफ हमारा पूर्व है और लेफ्ट हैंड की तरफ हमारा पश्चिम है। ठीक है, तो उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। अब यहाँ पे आप देखिए, अब क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जो उत्तर दिशा है वो नीचे होती है, उत्तर दिशा नीचे होती है, तो आप नीचे होती है, तो क्या यहाँ पे आपको उत्तर दिशा नीचे दिख रही है? भाई हमें तो यहाँ पे उत्तर दिशा नहीं नीचे बल्कि दक्षिण दिशा नीचे दिख रही है। अगर यहाँ पे उत्तर दिशा ना कहते, दक्षिण दिशा कहते तो राइट होता है ना, लेकिन यहाँ पे उत्तर दिशा तो ऊपर की तरफ है, यानी ये आपका गलत है। और इसी तरह से इसमें इस तरह से और भी बनाया जाता है, जैसे इस तरह से ये। अब आप कहेंगे मैम ये कैसे, आप इसको भी सॉल्व कराएं, तो बिल्कुल सॉल्व कराएंगे, क्योंकि इस तरह के भी क्वेश्चंस आते हैं कि उत्तर दक्षिण, जैसे उत्तर पूर्व क्या है, पूर्व दक्षिण क्या है, या उत्तर पश्चिम क्या है, तो हम बताते हैं आपको। देखिए, जब आप उत्तर और पूर्व इस तरह से क्लॉकवाइज आप चलते हैं और एंटी क्लॉकवाइज भी चलना होता है, हालांकि इतना भी नहीं, लेकिन यहाँ पे हम दिशाएं समझ लेते हैं, वो हम बाद में, क्योंकि अभी आपका देखिए फर्स्ट सेमेस्टर है और हालांकि ये चीजें आपकी बहुत ही काम आने वाली है, जो आपका डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और सीटेड में इस तरह के क्वेश्चन तो भर भर के आते हैं। ठीक है, पूछे जाते हैं, 1 से 2 नंबर के पूछे ही जाते हैं बहुत ज्यादा। तो ये आपका हो जाता है कि उत्तर पूर्व। अब इस दिशा को आप क्या कहेंगे, आप इस दिशा को उत्तर पूर्व कहेंगे, और इस दिशा को आप क्या कहेंगे, दो देखिए यहाँ पे आ रही है, तो उत्तर पश्चिम हो जाता है। क्या हो जाता है, उत्तर पश्चिम हो जाता है। और जो ये दिशा है तो क्या है, पश्चिम और दक्षिण हो जाती है। और ये दिशा कौन सी होती है, तो दक्षिण पूर्व होती है, या पूर्व दक्षिण भी कह सकते हैं, कहीं पे ऑप्शन में दिया हो दक्षिण पूर्व या पूर्व दक्षिण, बात एक ही है, तो दक्षिण पूर्व हो जाता है। क्या हो जाता है, दक्षिण पूर्व हो जाता है। तो इस तरह से आप इसको बनाना सीख लें। हम पहली बात तो आप इसी में सीख जाएंगे। अगर एक बार में ना समझ में आए तो दोबारा इसको वीडियो को फिर से देखिए, और फिर भी नहीं समझ में आता तो आप कमेंट करिए, हम इसको फिर से आपको बता देंगे और आप अच्छे से समझ जाएंगे। तो आई होप आप लोगों को चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी, कहीं पे कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं रही होगी। और फ्रेंड्स, आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने अभी विजिट किया है चैनल पर तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ये टाइम ऐसा है कि आपके पास जो इम्पोर्टेंट नोट्स हैं, इम्पोर्टेंट चीजें हैं, वो पहुंचनी ही चाहिए। और पहुंचेंगी कैसे, जब आप सब्सक्राइब करेंगे। तो आप सब्सक्राइब कर लें, और क्लासेस अच्छे लगते हो अगर आपको, तो आप लाइक भी जरूर करें। क्यों, क्योंकि एक लाइक जब आप करते हैं तो हम बहुत ज्यादा हमें एनर्जी आती है, हम और भी बेहतर से बेहतरीन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं, जो क्वेश्चंस है उनको भी सॉल्व कर लेते हैं, जो आपके बहुकल्पीय टाइप और अतिलघुकल्पीय टाइप क्वेश्चंस हो जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका हो जाता है, खुदाई द्वारा ऐतिहासिक तथ्यों का पता लगाने वाले व्यक्तियों को कहते हैं, क्या कहते हैं, तो वैज्ञानिक कहते हैं, इतिहासकार कहते हैं, पुरातत्वविद कहते हैं, या भूवैज्ञानिक कहते हैं। तो इसमें आपका जो आंसर हो जाता है वो पुरातत्वविद हो जाता है। कैसे हो जाता है, तो पुरातत्वविद जो होते हैं ना,
तो वो पुरानी चीज़ों और जगहों को देखते हैं। क्यों देखते हैं? ताकि ये पता लगाया जा सके कि पास्ट में लोग कैसे रहते थे, है ना। तो जो जानकारी हमें मिलती है तो हमको यही तो जानकारी उससे मिलती है कि लोग पहले कैसे रहते थे, कैसे घरों में रहते थे, क्या उनका खान पान था, क्या उनकी रोज़ी रोटी का जो ज़रिया था वो कैसा था। तो यही सब चीज़ें हो जाती हैं। तो इसका मतलब आपका जो आंसर हो जाता है कौन सा हो जाता है? तो पुरातत्वविद, यानी कि सा ऑप्शन आपका राइट है। वेदों की संख्या कितनी है यहाँ पे पूछा गया है, तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो वेदों की संख्या 4 हो जाती है। इस तरह से आपका द ऑप्शन राइट हो जाता है। इसमें आपका ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद हो जाता है। अगर हम ऋग्वेद की बात करें, क्योंकि इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि ऋग्वेद कैसा वेद है, तो ये सबसे पुराना वेद हो जाता है। अगर यजुर्वेद के बारे में पूछ ले तो यजुर्वेद जो आपका हो जाता है वो गद्य और पद दोनों में है, ठीक है ना। और सामवेद की अगर बात की जाए तो सामवेद की अगर हम बात करते हैं तो धुनों और मंत्रों का संग्रह है ये। इस तरह इसको गीतों का युग भी कहा जा सकता है, आप इसको कह सकते हैं। और अगर अथर्ववेद की बात की जाए, अथर्ववेद की बात की जाए तो इसमें क्या होता है? देवता, ब्रह्मांड, ज्योतिष, गणित, रसायन, औषधि और भी बहुत चीज़ें इसमें सम्मिलित होती हैं। तो इस तरह से ये वेद 4 हो जाते हैं। इनका नाम भी आप याद रखिए और इनकी जो गिनती है यानी कि 4 हैं वो भी आप इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। क्वेश्चन आपका हो जाता है मेसोपोटामिया की सभ्यता का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था? तो नील नदी की घाटी के किनारे, सिंधु नदी की घाटी के किनारे, या आपका हो जाता है दजला फरात नदी घाटी के किनारे, या यांग नदी घाटी के किनारे। तो इसमें आपका राइट आंसर जो है वो है दजला फरात नदी की घाटी के किनारे, ठीक है ना। तो इसमें आपका हो जाता है, और जो दजला फरात है ना, तो इसमें आप समझ लें कि मेसोपोटामिया की पहचान मानव इतिहास के कुछ सबसे महत्वपूर्ण विकासों से प्रेरित है। और पहिए का आविष्कार, पहली अनाज की फसलों का रोपण भी इसी में, है ना। उसके बाद आपका हो जाता है हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल कालीबंगा स्थित है। तो कालीबंगा गुजरात में है, राजस्थान में है, उत्तर प्रदेश में है या बंगाल में है। तो राइट आंसर आपका राजस्थान हो जाता है। अगर हम इस पे बात करें तो कालीबंगा क्या है? तो एक छोटा नगर था। क्या था? तो छोटा नगर था। और ये एक दुर्ग मिला है, इसमें क्या है? एक यहाँ पे दुर्ग मिला है कालीबंगा। 4000 कितना? तो 4000 ईसा पूर्व से भी अधिक प्राचीन मानी जाती है ये सभ्यता, है ना। तो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित कालीबंगा जो स्थित है वो कितना माना जाता है? तो 4000 ईसा पूर्व से भी अधिक प्राचीन माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाता है मुद्रण कला के आविष्कारक थे। तो मुद्रण कला के आविष्कारक कौन थे? यूनानी, रोमन, ईरानी, चीनी। तो इसमें चीनी हो जाते हैं। चीन में दुनिया का सबसे पहला मुद्रण स्थापित हुआ। कहाँ स्थापित हुआ? तो चीन में दुनिया का सबसे पहला मुद्रण, जिसमें क्या था? जिसमें अगर बात की जाए तो जिसमें लकड़ी के टाइपों का प्रयोग किया गया था। किसके? तो लकड़ी के टाइपों का। तो इस तरह से आपके हो जाते हैं 5 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो चुके हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका क्वेश्चन है जैन धर्म के संस्थापक थे। तो जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन कंफ्यूज होने वाली कोई भी बात नहीं है। देखिए, जब संस्थापक की बात आए तो क्वेश्चन बदल जाता है। और महावीर स्वामी कौन थे? तो यहाँ पर भी या आपसे पूछे जाए कि 24वें तीर्थकर कौन थे जैन धर्म, तो आपका हो जाता है आंसर महावीर स्वामी। तो जैन धर्म के संस्थापक की अगर बात की जाए तो ऋषभदेव थे, ठीक है। और इनको प्रथम तीर्थकर भी, भाई ये संस्थापक भी थे और प्रथम तीर्थकर भी थे ऋषभदेव। और महावीर स्वामी की यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। तो महावीर स्वामी जी जो हो जाते हैं, महावीर स्वामी जी जो हो जाते हैं वो जैन धर्म के कौन से? तो 24वें, कौन से? तो 24वें तीर्थकर थे, ठीक है।
तो यहाँ पे आपका आंसर ऋषभदेव राइट है। और इसमें देखिए आपको क्या कंफ्यूज करने के लिए ऋषभदेव भी देंगे, महावीर स्वामी भी, पार्श्वनाथ भी, ये सब तो आपको चीज़ें समझनी, उसके बाद आंसर देना है। द्वितीय बौद्ध संगीति सभा का आयोजन हुआ था अशोक के शासनकाल में, अजातशत्रु के शासनकाल में, काला अशोक के शासनकाल में या कनिष्क के शासनकाल में। तो यहाँ पे प्रथम बौद्ध संगीति, द्वितीय बौद्ध संगीति, तृतीय बौद्ध संगीति और चतुर्थ बौद्ध संगीति में क्या होता है, बड़ा ही कंफ्यूजन रहता है। तो हम आपको एक ट्रिक बताते हैं, आप उससे कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। जैसे भी इस तरह का क्वेश्चन आए वो ट्रिक लगाएं, फटाफट से आप सेकेंडों में वर्क करें और टिक कर दें, ठीक है। तो अका अक से आप याद रखें, अका अक से आप याद रखें। तो पहला जो छोटा आ है तो उससे आप अशोक लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे अशोक, ठीक है। और इस पे भी अभी हम आपको इसमें भी यहाँ पे भी क्लियर करेंगे थोड़ा सा। का से आपका का में आ की मात्रा है तो काला शोक, काला शोक। और उसके बाद आपका हो जाता है आ, फिर छोटा आ है तो आप ये कहेंगे यहाँ पे मैम 2 बार छोटा आ है तो हम अशोक की जगह पे अजातशत्रु भी हो जाता है, हो सकता है, तो यहाँ पे तो कंफ्यूजन रहेगी। तो बिल्कुल भी नहीं, इसको भी हम क्लियर किए देते हैं। तो यहाँ पे जब आप अजातशत्रु लिखेंगे, अजातशत्रु यानी अजातशत्रु जब आपने लिखा तो 1 2 3 4 5 वर्ड्स के हुए ना, और अशोक आपने लिखा तो 3, यानी जब छोटी चीज़ होती है वो पहले आती है और बड़ी चीज़ होती है वो बाद में आती है। तो ये चीज़ भी ध्यान रखें अका अक के साथ में कि जो छोटी चीज़ है यानी छोटे वर्ड से लिखी गई है, कम वर्ड से लिखी गई है तो यानी अशोक है। और अजातशत्रु तो और ज़्यादा है, मतलब बड़े हैं, बड़ा लिखा गया है, तो ये 3rd नंबर पे आपका आ जाता है। और यहाँ पे बचा का, तो का से कनिष्ठ हो जाता है, ठीक है। तो आप लोग इस तरह से नहीं भूलेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे तो इस तरह से आपका क्या हुआ, अका अक, अशोक, काला शोक, अजातशत्रु, कनिष्क। तो यहाँ पे आंसर आपका काला शोक हो जाता है। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था कब, 321 ईसा पूर्व, 322 ईसा पूर्व, 324 ईसा पूर्व, 326 ईसा पूर्व। तो आपका आंसर हो जाता है 326 ईसा पूर्व। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया और सिंधु नदी को पार करने के बाद वो कहाँ पहुँच गए, तो वो तक्षशिला की ओर आगे बढ़े थे। सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन है, तो पृथ्वी है, मंगल है, बुध है, शुक्र है। तो आपका ये बुध हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाता है, तो बुध हो जाता है। हम इस पे डिस्कस हम कर चुके हैं, तो आप इसको अच्छे से समझिए, इसको भी हम बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। आपका और ये आपका हो जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो दिशा, दूरी व प्रतीक मानचित्र के घटक हैं और मानचित्र का सब नीचे का सिरा उत्तर दिशा में होता है। यहाँ पे कह रहे हैं जो नहीं सही है, तो ये भी आपका हम मानचित्र के माध्यम से आपको मानचित्र के माध्यम से उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम की सहायता से हमने आपको बताया। तो यहाँ पे मानचित्र का नीचे का सिरा उत्तर दिशा में होता है। एक बार फिर से हम इसको रिपीट कर देते हैं, क्योंकि जितनी बार आप रिवीजन करेंगे उतना बेहतर होता है। यहाँ पे जो सही नहीं है वही सही होगा। तो दिशा, दूरी व प्रतीक मानचित्र के घटक हैं। बिल्कुल, इसमें दिशा भी, दूरी भी, प्रतीक भी और मानचित्र भी हैं, ठीक है। मानचित्र का नीचे का सिरा उत्तर दिशा में होता है, तो यहाँ पे इस तरह से आप बनाएंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, उत्तर और दक्षिण, और आपका इस तरफ पूरब होता है, और ये आपका पश्चिम हो जाता है। तो अब आप देख सकते हैं मानचित्र का नीचे का सिरा उत्तर दिशा में ये कह रहे हैं, और जबकि जो उत्तर जो सिरा है वो यहाँ पे है, ऊपर की तरफ है, और यहाँ पे नीचे की तरफ, यानी यही आपका गलत है, और जो गलत है वही आपका सही हो जाएगा, इसलिए ये राइट आपका हो गया, ठीक है। चलिए एक बार फिर से रिवीजन कर दिया तो अच्छी बात होती है, जितनी बार रिपीट चीज़ों को किया जाए उतना अच्छा है, ठीक है। उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं 180 डिग्री देशांतर रेखा को, 0 डिग्री देशांतर रेखा को, 0 से 180 डिग्री पूर्वी देशांतर तक के भाग को, या 0 डिग्री से 180 पश्चिमी देशांतर तक के भाग को। तो यहाँ पे आपका आंसर जो हो जाता है, आंसर की तरफ चलते हैं, वो 180 डिग्री देशांतर रेखा को।
नीला ग्रह ब्लू प्लेनेट कहते हैं, किसको कहते हैं? तो सूर्य को कहते हैं, पृथ्वी को कहते हैं, चंद्रमा को कहते हैं, शुक्र को कहते हैं। तो नीला ग्रह देखिए पृथ्वी को कहते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे पानी कितना है? तो 75%, लगभग 75% पानी ही पानी है, इसलिए ये नीला ग्रह कहलाता है। आर्यभट्ट थे खगोल शास्त्री, इतिहासकार, नाटककार, पुरातत्वविद। तो आर्यभट्ट थे खगोल शास्त्री। आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक तो एडम स्मिथ, कीन्स, मार्शल, अमर्त्य सेन। तो एडम स्मिथ, यानी कि आपका ऑप्शन राइट हो जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपके क्वेश्चंस कंप्लीट हो रहे हैं। थोड़े से और मतलब ये है कि आपके बहुविकल्पी टाइप में कुछ ही क्वेश्चन रह गए, कुछ क्या मतलब एक ही क्वेश्चन रह गया है, और उसके बाद अति लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस स्टार्ट होंगे। तो फ्रेंड्स आप लोग लाइक सब्सक्राइब करते रहें। आप लाइक करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, हम बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं। तो लाइक आप लोग ज़रूर किया कीजिए। नगर निगम के सदस्यों का कार्यकाल होता है 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष। तो 5 वर्ष इसमें राइट आंसर हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, यानी कि आपके अति लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन आपका हो जाता है, महर्षि वेद व्यास ने किस महाकाव्य की रचना की? तो महर्षि वेद व्यास ने महाभारत की रचना की थी, इसको याद रखिएगा। कुशीनगर कहाँ है, यह क्यों प्रसिद्ध है? तो कुशीनगर उत्तर प्रदेश में स्थित है। यहाँ प्रसिद्ध बौद्ध तीर्थ स्थल है, जहाँ गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। यहाँ अनेक सुंदर बौद्ध मंदिर है, इस कारण से यह एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थली है, जहाँ विश्व भर के बौद्ध तीर्थयात्री भ्रमण के लिए आते हैं। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर कुशीनगर के 1 माह का मेला लगता है। कितने माह का? तो 1 माह का मेला लगता है। अक्टूबर 2021 में यह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का लोकार्पण यहाँ पे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा किया गया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाता है, हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख देवी देवता के नाम लिखिए। तो हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख देवी देवता माद्री देवी और पशुपतिनाथ हो जाते हैं। सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता में अंतर बताएं। तो ये जहाँ तक मेरा ख्याल है तो बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, और वैसे भी जो ये पेपर सॉल्व कराए जा रहे हैं यानी क्वेश्चन पेपर, तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप ये पेपर सॉल्व कर लेते हैं और अच्छे से इनको पढ़ लेते हैं समझकर, तो आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे, है ना। वैदिक सभ्यता ग्रामीण संस्कृति लगती थी, जबकि सिंधु लोग सुनियोजित नागरिक जीवन में भलीभांति परिचित थे। वैदिक सभ्यता में गाय का विशेष प्रकार आदर करते थे, जबकि सिंधु सभ्यता में गाय की अपेक्षा बैल को अधिक महत्व दिया जाता था। वैदिक सभ्यता में मूर्ति पूजा नहीं थी, जबकि सिंधु सभ्यता के लोग मूर्ति पूजक थे। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत में कुल कितने महाजनपद थे? तो 16 महाजनपद थे। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, जैन धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन अब इस तरह से पूछ लिया जाएगा तो फिर कंफ्यूजन की तो बात ही है। प्रवर्तक तो महावीर स्वामी है, लेकिन 24वें हैं, है ना। तो जिस तरह से क्वेश्चन आया उस तरह से लिखें कि संस्थापक और प्रथम तीर्थकर तो ऋषभदेव, 24वें तीर्थकर तो आपके हो जाते हैं महावीर स्वामी। उल्का पिंड से आप क्या समझते हैं? तो आकाश में कभी कभी एक ओर से दूसरी ओर अत्यंत वेग से जाते हुए अथवा पृथ्वी पर गिरते हुए जो पिंड दिखाई देते हैं उन्हें उल्का, और साधारण बोलचाल में टूटते हुए तारे, जैसे आप लेटे हो आंगन में या खुली जगह पे या छत पे, तो आप देखते हैं कि एकदम से ऐसे तारा जाता है ना, तो वो क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, विश मांगने लगते हैं कि हाँ ये टूटा हुआ तारा है तो इससे विश मांगेंगे तो हमारी पूरी होगी, यही चीज़ तो होती है ना। तो वही जो है टूटते हुए तारे अथवा लूका कहते हैं इनको। और उल्काओं का जो अंश वायुमंडल में जलने से बचकर पृथ्वी पर पहुंचता है उसे क्या कहते हैं? जब पृथ्वी पर जो वो बच जाता है ना तो उसको उल्का पिंड कहा जाता है। सबसे छोटे महाद्वीप का नाम लिखिए। तो सबसे छोटे महाद्वीप का नाम ऑस्ट्रेलिया हो जाता है।
और पृथ्वी के किस भाग में सूर्य ताप अधिकतम प्राप्त होता है? तो भूमध्य रेखा हो जाता है। पंचायत व्यवस्था कितने स्तरों पर कार्य करती है? तो 3 स्तरों पर, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत हो जाती है। नासा का पूरा नाम क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, यानी राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रबंधन। ये दोनों नाम आप याद कर लेंगे। कभी कभी ऐसे भी आ जाता है कि इंग्लिश में बताएं और कभी कभी ऐसे कि नाम बताएं तो आप इंग्लिश में लिखें या हिंदी में लिखें, बात एक ही है। और अगर आप दोनों तरीके से लिख देंगे तो बहुत ही अच्छी बात है और बहुत ही वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट ये आपका क्वेश्चन हो जाता है। स्वशासन से आप क्या समझते हैं? तो गांव में सार्वजनिक सुविधाओं का प्रबंधन करने के लिए ग्रामीण स्वशासन होता है, अर्थात उसके स्वयं के सदस्यों द्वारा नियंत्रण किया जाए तो उसे स्वशासन कहा जाता है। स्वशासन का अर्थ है अपना शासन, यानी स्वयं, यानी कोई चीज़ हो तो हम स्वयं से कर रहे हैं तो स्वयं खुद का। अब शासन है तो स्वयं का शासन, यानी खुद का शासन, है ना। राष्ट्रीय आय को परिभाषित कीजिए। तो राष्ट्रीय आय का अर्थ किसी देश में एक वर्ष के मध्य उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के बाजार मूल्य के कुल जोड़ से है, जिसे हाथ से घटाकर व विदेशी लाभ जोड़कर निकाला जाता है। दूसरे शब्दों में राष्ट्रीय आय का एक वित्तीय वर्ष में किसी अर्थव्यवस्था की उत्पादन शक्ति को मापता है। नगर निगम के अध्यक्ष को क्या कहते हैं? तो नगर निगम के अध्यक्ष को कहते हैं महापौर कहते हैं, मेयर या महापौर कहते हैं। ये भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, पृथ्वी को हरित गृह ग्रीन प्लेनेट क्यों कहते हैं? तो पृथ्वी को ग्रीन प्लेनेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी पर ही जीवन पाया जाता है। ये तो आप लोग सभी लोग जानते हैं, यही सच्चाई है ना। यदि पृथ्वी पर ग्रीन हाउस प्रभाव नहीं होता तो शायद ही पृथ्वी पर जीवन होता, शायद ही, यानी बहुत ही मुश्किल होता कि जीवन होता। ग्रीन हाउस प्रभाव या हरित प्रभाव एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी ग्रह या उपग्रह के वातावरण में मौजूद कुछ गैसें वातावरण के तापमान को अपेक्षाकृत अधिक बनाने में मदद करती हैं। इन ग्रीन हाउस गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, मीथेन आदि शामिल हो जाते हैं, यानी शामिल हैं। तो इन ग्रीन हाउस गैस में कौन कौन से, तो आपको एक ट्रिक हमने बताई, तो उस ट्रिक से आप लोग उसको अच्छे से समझिए। ग्रीन हाउस क्या है? तो ग्रीन हाउस गैस, है ना। तो आप लोग ट्रिक से अच्छे से याद कर लीजिए इसको, तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों के जो क्वेश्चंस हो जाते हैं वो हो गए हैं कंप्लीट, यानी आपके जो अति लघुत्तरीय टाइप और आपके क्या हो जाते हैं बहुविकल्पीय टाइप क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आप लोगों को सेशन बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा और आप लोगों के जो लघुत्तरीय टाइप क्वेश्चंस रह रहे हैं वो सेकंड पार्ट में कराएंगे, क्योंकि क्लास बहुत लेंदी हो जाता है तो आप लोग भी क्या हो जाते हो, ऊबने लगते हो, परेशान होने लगते हो कि बहुत बड़ा क्लास है। लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई अगर एक में हमने 2 क्लासेस एक में ज्वाइन कर दी, यानी क्या है कि सारे क्वेश्चन एक ही क्लास में लेकर आ गए, तो पढ़ना तो आप ही को है, या 2 पार्ट में उसको पढ़ें या एक पार्ट में। लेकिन मैं समझती हूँ कि क्या होता है, मन थोड़ा सा ऐसा होने लगता है, अरे बहुत बड़ी क्लास है बाद में पढ़ लेंगे, ऐसा होता है ना, वो सभी के साथ होता है। खैर, तो इतनी बड़ी क्लास बनाते हैं कि आप लोग अच्छे से मन लगा कर पढ़ सके, आप लोग ये ना सोचें कि अरे नेक्स्ट टाइम पढ़ लेंगे, है ना। तो इसलिए 2 पार्ट में लेकर आएंगे। जितने भी सोशल साइंस के जो भी आपके क्वेश्चंस पेपर हैं वो सभी पेपर्स आपके 2 ही पार्ट में रहेंगे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और स्टडी को कंटिन्यू करें। और आप लोग लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। थैंक यू।